ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने की दास्तां है जहां बरसों से दबी हुई ख्वाहिशें दम घुटने के बाद एक भयानक रूप ले लेती हैं। एक औरत जो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से उतनी ही मन की कमजोर, बस एक बार जो हरी झंडी दिखा दे तो तुरंत उसके नीचे आ गिरे। तो कहानी की शुरुआत होती है एरिका से। उम्र के 40वें पड़ाव पर खड़ी एरिका वियना के कॉलेज में पियानो की एक बेहद फेमस और सख्त प्रोफेसर है। बाहर से देखने पर उसका रुतबा, उसका अनुशासन और उसकी कामयाबी किसी को भी कायल कर दे, लेकिन इस चमकती हुई कामयाबी के पीछे छिपा है एक गहरा दम घोटू सन्नाटा। एरिका अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक बंद अपार्टमेंट में रहती है, एक ऐसा घर जो घर कम और उसके लिए जेल ज्यादा है। एरिका ने अपनी पूरी जवानी अपनी माँ की तीमारदारी और उसके कंट्रोल में गुजार दी, यहाँ तक कि उसने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। इस घर की आबोहवा में एक अजीब सी मानसिक बीमारी का साया है। एरिका के पिता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा पागल खाने में काटा और हाल ही में वहीं उनकी मौत हो गई। ये बात एरिका के जहन पर एक गहरा घाव छोड़ चुकी है। अगले दिन म्यूजिक कंजर्वेटरी के माहौल में हमें एरिका का वो रूप दिखता है जो दुनिया के सामने है, बेहद सख्त और बेरुखी से भरा। वो अपनी एक स्टूडेंट एना को पियानो सिखा रही है। एना जो हर वक्त घबराहट से घिरी रहती है, लेकिन पियानो से बेइंतहा मोहब्बत करती है। हालांकि उसका हुनर अभी उस मुकाम पर नहीं है जहां उसकी माँ देखना चाहती है। शाम को एरिका और उसकी माँ एक पारिवारिक दोस्त के घर एक महफिल में शरीक होते हैं। सुरीली धुनें बिखर रही हैं, लेकिन एरिका का दिल अंदर से पूरी तरह सुन्न है। इसी महफिल में एंट्री होती है वॉल्टर की। 20 साल का एक नौजवान जो इंजीनियरिंग का छात्र है लेकिन पियानो बजाने का शौकीन है। जब एरिका के हाथ पियानो की कीज पर चलते हैं तो वॉल्टर की नजरें उससे नहीं हटती। वो सिर्फ संगीत नहीं सुन रहा, वो एरिका के भीतर छिपे उस अनकहे दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। डिनर के वक्त वॉल्टर एरिका के पास आता है और उसकी कला की ऐसी तारीफ करता है जो सीधे एरिका के बंद दिल पर दस्तक देती है। इसके बाद जब वॉल्टर खुद पियानो संभालता है तो एरिका भी उसकी उंगलियों के जादू में खो जाती है। एरिका बाहर से जितनी ठंडी और बेजान नजर आती है, उसके भीतर उतनी ही तेज आग सुलग रही है। बचपन से न दोस्त मिले ना कोई रिश्ता, नतीजा उसके भीतर की दबी हुई औरत अब अजीब और खतरनाक रास्तों पर निकल पड़ी है। वो छुप छुप कर गंदी मैगजीन्स पढ़ती है, अडल्ट सिनेमा हॉल के अंधेरे में अपनी दबी इच्छाएं तलाशती है और अजनबियों को अजीब नजरों से देखती है। ये उसकी हवस नहीं, बल्कि अकेलेपन की वो चीख है जो कोई सुन नहीं पाता। पियानो की क्लास खत्म होने के बाद भी एरिका का दिमाग शांत नहीं है। एक शाम वो साए की तरह वॉल्टर का पीछा करती है। उसे पता चलता है कि वॉल्टर हर शाम आइस हॉकी की प्रैक्टिस करने जाता है, वो खेल जो ताकत और आक्रामकता का प्रतीक है, जो एरिका की दबी हुई दुनिया से बिल्कुल मेल खाता है। उसी रात एरिका एक एडल्ट सिनेमा हॉल के अंधेरे से बाहर निकलती है। पार्किंग लॉट के सन्नाटे में एक कार के भीतर एक कपल को करीब आते देख एरिका के कदम वहीं थम जाते हैं। उस ठंडी रात में छिपी हुई वासना और अकेलेपन की आग एरिका के भीतर भी सुलगने लगती है। वो सांसें रोककर उन्हें देखती है, लेकिन तभी लड़के की नजर उस पर पड़ जाती है। पकड़े जाने का डर एरिका को झकझोर देता है और वो वहां से बेतहाशा भाग खड़ी होती है। जब वो घर पहुंचती है तो घड़ी की सुइयां और माँ की बर्दाश्त की हद दोनों पार हो चुकी थी। देर से आने की सजा एरिका को एक जोरदार थप्पड़ के रूप में मिलती है। 40 साल की एक प्रोफेसर, दुनिया के सामने सख्त दिखने वाली औरत, अपनी माँ के सामने आज भी एक बेबस सहमी हुई बच्ची बनकर रह जाती है। अगले दिन वॉल्टर क्लास में फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और एरिका को डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन एरिका का जवाब हमेशा की तरह बर्फ जैसा ठंडा और उलझा हुआ होता है। वॉल्टर को लगता है कि वो एरिका के इस रहस्यमयी मिजाज को समझ लेगा, इसलिए वो किसी न किसी बहाने उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है। तभी आता है म्यूजिक कॉन्सर्ट की तैयारियों का दिन। एरिका अपने स्टूडेंट्स को हॉल में इकट्ठा करती है। जब घबराहट से जूझ रही एना की बारी आती है तो वो डर से कांपने लगती है। वो एरिका से कहती है कि इतने लोगों के सामने वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। एरिका उसे कड़े शब्दों में समझाती है कि एक पियानिस्ट हमेशा इस डर के लिए तैयार रहता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो एरिका के बर्दाश्त के बाहर था। वॉल्टर आगे बढ़कर एना को संभालता है, उससे बातें करता है और उसे हिम्मत देता है। एना के चेहरे पर आई वो मुस्कान एरिका के सीने में जलन का तेजाब घोल देती है। वो वॉल्टर को किसी और के करीब नहीं देख सकती। यहाँ एरिका का मानसिक संतुलन पूरी तरह डगमगा जाता है। गुस्से और जलन से अंधी होकर वो हॉल से बाहर निकलती है, एक ग्लास तोड़ती है और कांच के उन नुकीले खूनी टुकड़ों को चुपके से एना के कोट की जेब में डाल देती है। प्रैक्टिस के बाद जैसे ही एना कोट की जेब में हाथ डालती है, एक दर्दनाक चीख से पूरा हॉल गूंज उठता है। उसका दाहिना हाथ लहूलुहान
तूफान हो चुका था। अपनी इस हरकत पर एरिका को खुद गिल्ट महसूस होता है और वो बाथरूम की तरफ भागती है। वॉल्टर बेवकूफ नहीं था, वो समझ जाता है कि एना के साथ जो हुआ उसकी वजह एरिका की वो छुपी हुई जलन थी। वॉल्टर एरिका के पीछे बाथरूम तक आता है। वो ऊपर चढ़कर एरिका को छेड़ने लगता है। जैसे ही एरिका दरवाजा खोलती है, वॉल्टर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और चूमने लगता है। लेकिन एरिका को सामान्य तरीके से प्यार करना नहीं आता। बचपन के सख्त माहौल ने उसके भीतर के रोमांस को डिस्टॉर्ट कर दिया है। वो वॉल्टर को रोक देती है और उसे एक बेहद अजीब अलग तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करती है। जब वॉल्टर फिर करीब आता है तो वो उसे दूर धकेल देती है। एरिका के भीतर का ये अंतर्द्वंद, जहां वो शारीरिक संबंध तो चाहती है लेकिन आम इंसानों की तरह नहीं, वॉल्टर को उलझन में डाल देता है। जब वॉल्टर उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो एरिका कहती है, मैं तुम्हें एक लेटर दूंगी जिसमें कुछ नियम लिखे होंगे, अगर तुम उन्हें मानोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगले दिन एना की मां कंजर्वेटरी आकर रोती है कि उसकी बेटी का हाथ कटने की वजह से उसका करियर और कॉन्सर्ट दोनों बर्बाद हो गए। एरिका ऊपर से सांत्वना तो देती है लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं टिक पाता। बाद में जब वॉल्टर क्लास में फिर से एरिका को चूमने की कोशिश करता है तो एरिका उसे रोककर वही सीक्रेट लेटर उसके हाथ में थमा देती है। इस खत में एरिका की वो डार्क, छिपी हुई और अजीब शारीरिक इच्छाएं लिखी थीं जिन्हें वो वॉल्टर के साथ जीना चाहती थी। वो वॉल्टर से कहती है कि इसे अकेले में पढ़ना और अगर मंजूर हो तभी मेरे पास आना। वॉल्टर भावुक होकर कहता है कि उसे ये पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन एरिका खामोश रहती है। रात के अंधेरे में जब एरिका अपने घर लौटती है तो वॉल्टर साई की तरह उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ पहुंचता है। सीढ़ियों पर वो एरिका को अपनी बातों से बहलाने की कोशिश करता है। एरिका खुद को रोकती तो है लेकिन इस बार उसकी दबी हुई इच्छाएं उसकी पाबंदियों पर भारी पड़ जाती हैं। अपनी मां के उसी घर में जहां बंदिशों का पहरा है, एरिका दबे पांव वॉल्टर को अंदर लाती है। वो उसे अपने कमरे में ले जाती है और एक भारी सन्नाटे के साथ कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। कमरे के भीतर वॉल्टर एक बार फिर एरिका को अपनी बाहों में समेटने की कोशिश करता है, लेकिन एरिका के सिर पर अपनी उन अजीब शर्तों का भूत सवार है। वो जिद करती है कि वॉल्टर पहले उस खत को पढ़े। जैसे जैसे वॉल्टर उस लेटर की लाइनों पर नजरें घुमाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस कागज पर प्यार के शब्द नहीं बल्कि दर्द, अपमान और गुलामी की खौफनाक दास्तान लिखी थी। एरिका चुपचाप अपने बिस्तर के नीचे से एक बक्सा निकालती है जिसमें खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने वाले औजार रखे हैं। वो वॉल्टर से चीख चीख कर कहती है कि वो उसे बांधे, उसे पीटे, उसे जलील करे। एरिका के मुताबिक उनका रिश्ता इंसानी जज्बातों पर नहीं बल्कि दर्द और कंट्रोल पर टिकना चाहिए। वॉल्टर, जो अब तक एरिका से एक पवित्र और रूहानी प्यार की उम्मीद कर रहा था, इस खौफनाक रूप को देखकर कांप उठता है। वो एरिका को झंझोड़ते हुए कहता है, तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल चुका है एरिका, तुम्हें प्यार की नहीं एक डॉक्टर की जरूरत है। एरिका रोती है, गिड़गिड़ाती है कि उसे दर्द दिया जाए, लेकिन वॉल्टर इस पागलपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे उसी के हाल पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। अगले दिन वॉल्टर की जुदाई एरिका को तड़पाने लगती है। वो अपनी बची कुची गरिमा को ताक पर रखकर उस आइस हॉकी रिंक में पहुंचती है जहां वॉल्टर प्रैक्टिस कर रहा था। वो उसके सामने घुटनों पर आ जाती है, माफी मांगती है और कहती है, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। वॉल्टर भी पिघल जाता है। दोनों एक अंधेरे कोने में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिका का शरीर और उसकी आत्मा, जो बरसों से शून्य थी, इस सामान्य शारीरिक संबंध को स्वीकार नहीं कर पाते और उसे अचानक उल्टी यानी वॉमिट हो जाती है। वॉल्टर का मेल ईगो और उसका प्यार यहाँ नफरत में बदल जाता है। वो उसे दुत्कार कर वहां से चला जाता है, लेकिन कहानी का सबसे भयानक मोड़ आना अभी बाकी था। उसी रात वॉल्टर एक बदले हुए इंसान की तरह एरिका के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाता है। उसके भीतर का नरम दिल लड़का अब एक हिंसक भेड़िए में बदल चुका था। जब एरिका की मां पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है तो वॉल्टर उन्हें कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। वॉल्टर एरिका पर बेरहमी से टूट पड़ता है। वो उसे उसी तरह पीटता है, लातों से मारता है और प्रताड़ित करता है जैसा एरिका ने उस लेटर में लिखा था। एरिका की नाक से खून बहने लगता है। वो दर्द से चीखती है, लेकिन वॉल्टर नहीं रुकता। वो एरिका की इस हालत का फायदा उठाता है और उसके साथ बेहद गलत करता है। जाते जाते वो गुस्से में फुसफुसाता है, तुम्हें यही चाहिए था ना। अगले दिन वियना का वो आलीशान कॉन्सर्ट हॉल रोशनी से नहाया हुआ है। ये म्यूजिक कॉन्सर्ट का दिन है। क्योंकि एना का हाथ जख्मी है इसलिए एरिका को परफॉर्म करना है। हॉल के गलियारे में वॉल्टर अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते हुए एंट्री लेता है। उसके चेहरे पर रात के उस गुनाह का कोई पछतावा नहीं है। वो एरिका के पास आकर बेहद बेशर्मी से कहता है कि वो उसका पियानो देखने के लिए बेताब है। एरिका उसे देखती है, लेकिन उसके भीतर अब कोई जज्बात बाकी नहीं बचे हैं। वो पूरी तरह खाली हो चुकी है। कॉन्सर्ट शुरू होने से ठीक कुछ सेकंड पहले एरिका हॉल के एक सुनसान कोने में खड़ी होती है। उसके पर्स में एक बड़ा चमकदार चाकू है। वो चाकू निकालती है, लेकिन वो वॉल्टर पर हमला नहीं करती। वो बहुत शांति से, बिना किसी हिचकिचाहट के, उस चाकू को अपने खुद के कंधे में घोंप लेती है। कपड़ा लाल हो जाता है, खून बहने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो समझ चुकी है कि उसकी जिन फैंटेसीज को वो एक खूबसूरत दर्द समझती थी, हकीकत में वो सिर्फ एक घिनौना और खौफनाक टॉर्चर थी। वो अंदर से पूरी तरह हार चुकी है।
एरिका मंच की तरफ जाने के बजाय कॉन्सर्ट हॉल के भारी दरवाजों को धकेलकर बाहर वियना की ठंडी अजनबी सड़क पर निकल जाती है, अपनी तन्हाई और अपने बहते खून के साथ। पीछे मुड़कर देखने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। द पियानो टीचर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का एक कड़वा आईना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब समाज, परिवार या माता पिता किसी बच्चे की आज़ादी और उसकी स्वाभाविक इच्छाओं को बरसों तक दबा कर रखते हैं तो वो इच्छाएं मरती नहीं बल्कि अंदर ही अंदर सड़कर एक हिंसक और विकृत रूप ले लेती हैं। जब दो अलग अलग मानसिक स्थिति के लोग मिलते हैं, जहां एक तरफ सामान्य प्यार की उम्मीद हो और दूसरी तरफ गहरा मानसिक घाव, तो वहां प्यार भी एक विनाशकारी हथियार बन जाता है। यहाँ एरिका की त्रासदी अपने चरम पर दिखती है। जिस आज़ादी और प्यार के लिए वो तरसती रही, जब वो उसके सामने आया तो वो उसे सामान्य रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाई। बरसों की बंदिशों ने उसके दिमाग को इस कदर विकृत कर दिया था कि उसके लिए दर्द ही प्यार बन चुका था। दोस्तों, इंसानी दिमाग के इस अंधेरे और पेचीदा सफर को बयान करती ये सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही गहरी और बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।